और इसका जो एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है कि हर दौर में, चाहे आप छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरू करें और आज़ादी के आंदोलन तक आए, या आज अगर आप आईटी सेक्टर की और इंडस्ट्रीज की, ऑटोमोबाइल की बात करें, उनके लिए कार्यक्रम होता है, आर्मी के लिए कार्यक्रम होता है, कई तरह के कार्यक्रम होते हैं और इसकी शुरुआत होती है 2 तारीख को और 9 तारीख को इसका समापन होता है। तो मैं उस कार्यक्रम के लिए आया था, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट घटा है उसकी वजह से कांग्रेस अध्यक्ष ने यह फैसला लिया कि पूरे देश में, बिल्कुल इस शहर के कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ हम बात करें तो पहले लोग रिटायर हो जाते थे, फिर पुणे शहर में आकर के घर बना लेते थे, क्लाइमेट बड़ा अच्छा था और साइकिल पे चलते थे, साइकिल सिटी इसको कहा जाता था। अभी मैं देख रहा हूँ कि पुणे का ट्रैफिक जो बेंगलोर की ट्रैफिक की तरह हो गया है, क्योंकि सड़कें उस तरह से नहीं बनाई गई हैं। अब सवाल यह है कि लोग बढ़ गए, सड़क चौड़ी नहीं हो रही है, क्योंकि सड़क चौड़ी करने की जिम्मेवारी जिनको दिया गया है वो प्रचार करने में, विज्ञापन करने में ज्यादा व्यस्त है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मैंने बहुत सारा पोस्टर देखा है, पूरा प्रचार चल रहा है, बड़ा बड़ा फोटो लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो बेसिक इश्यूज है कि कोई शहर किसी को क्यों आकर्षित करता है, उसकी जलवायु, उसका एनवायरनमेंट और उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बना रहे हैं और जो क्लाइमेट है उसको अलग से बिगाड़ रहे हैं। आप सब लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि मौसम बदलता जा रहा है यहाँ का। ये सवाल क्यों नहीं है राजनीति, ये मुद्दा क्यों नहीं है, ये इश्यूज क्यों नहीं है, इकोलॉजी क्यों नहीं मुद्दा है। मैं दिल्ली में आना जाना होता है, दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में मैंने पढ़ाई की है, सांस लेने की हालत नहीं है। आप में से कोई भी अगर चला जाएगा इमीडिएटली उसको खांसी हो जाएगी, वो खांसता रहेगा जब तक दिल्ली में रहेगा। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है, और ये सरकार की जिम्मेवारी क्यों नहीं, और ये राजनीति का मुद्दा क्यों नहीं है, इस पे हम लोग वोट क्यों नहीं करते। रोज सुबह लोग निकलते हैं ट्रैफिक में, एक दूसरे पे झल्लाते हैं, गालियां निकालते हैं, फिर घर जाकर के बैठ जाते हैं और भूल जाते हैं कि इसको लेकर के कोई कॉन्क्रीट काम क्यों नहीं हो रहा। क्यों हमारा काउंसिलर जो है, चाहे किसी भी पार्टी का, मैं नॉन पार्टीजन तरीके से ही बात कह रहा हूँ, कि क्यों वो जो है हमारे यहाँ जो सीवेज है, जो नाला है, उस पर ढक्कन नहीं पड़ा हुआ है, मच्छर निकल रहा है। और डेंगू का मच्छर जो है भाई साहब, जात पूछ करके नहीं काटता है। ऐसा नहीं कि मेरे कान में आएगा, हेलो कन्हैया कहाँ से हो, बिहार से, चलो तुमको छोड़ देते हैं, ये कौन है साहब, ये तांबे साहब है, इनके कान में जाते हैं, काटते हैं, इनको डेंगू करा देते हैं। क्यों नहीं है ये इशू। इतनी बड़ी महामारी कोरोना जात पूछ करके हुआ क्या, धर्म पूछ करके हुआ क्या। वही जो है 18वीं शताब्दी के मुद्दों में जो है हम लोगों को बार बार धकेला जा रहा है। और जो हमारा बच्चा का एलकेजी में एडमिशन लेना है तो डोनेशन की व्यवस्था कर लीजिए। इतना डोनेशन, हर बार जब हम लोग पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सिरिंज से खून चूस लिया, खून निकाल। असली मुद्दा अगर उनके मानस में उकेरा जा सकता है, अगर हो सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो एक प्रेशर ग्रुप का काम कर सकते हैं और राजनीतिक पार्टियों का के ऊपर इसका दबाव हो सकता है। अगर आपके दबाव से लोग मंदिर जा सकते हैं ना, तो आपके दबाव से फिर हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, आपके दबाव से स्कूल भी बना सकते हैं और आपके दबाव से फिर एम्प्लॉयमेंट का भी काम किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों से यही एक आखिरी बात बोल करके आपके माध्यम से, जो महाराष्ट्र की महान जनता है, मैं उनको कोई संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उस भूमि के, उस मिट्टी के लोगों को क्या संदेश दूंगा जिससे जो है पूरा देश संदेशा लेता है। ये मिट्टी है महान क्रांतिकारी राजगुरु की, और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए थे। तो मैं बस अपील कर रहा हूँ कि हमारे निजी जीवन के जो बुनियादी सवाल हैं वो राजनीति का सवाल बने, वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बने, और बतौर प्रेशर ग्रुप, चाहे हमारा प्रोफेशन कुछ भी हो, एज ए सिविल सोसाइटी हम इस पॉलिटिक्स को, इस पॉलिटिकल सिस्टम को, इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को प्रेशराइज कर सकें कि इधर उधर की बात छोड़िए, लोगों के जो बेसिक इश्यूज हैं उस पर बात करना शुरू किए। इन्हीं कुछ बेसिक चीजों को लेकर के हम आगे जो हमारा कार्यक्रम है उसमें भी बात करेंगे। हमको पता है कि हमने जो ओपनिंग बात की है, जो ओपन किया है,
इससे इतर आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप सवाल पूछें, मैं अपनी क्षमता के अनुसार उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबके मन में जब आए थे तो जेएनयू में आंदोलन चल रहा था, उन्होंने आके आपको अपोज कर दिया था, लेकिन आज आने के बाद तुम बोले कि अच्छा लग रहा है, कोई पुलिस नहीं है। बढ़िया, बहुत धन्यवाद, आपने सवाल पूछा, आपकी हिम्मत को बहुत बहुत सलाम। मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। पुलिस है, पुलिस रहती है, लेकिन वो भी हमारी आपकी तरह रिलैक्स है, कोई इनपुट नहीं है, कुछ ऐसा, कुछ बात पसंद लोग हैं, अच्छा लगता है। पहला सवाल जो आपका था कि आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे क्या लगता है, पता नहीं आपको लगता है कि नहीं, कि जो बनाता है ना किसी चीज को, वही समझता है कि उसको बनाने में मेहनत कितनी लगती है और उसको एक एक चीज की समझ होती है। एग्जाम्पल के लिए कि आपके घर का जो प्लम्बर होगा ना, जिसने प्लम्बर की सेटिंग की हो, उसको सब कुछ पता है कि कहाँ पे एल है, कहाँ पे मोर है, कहाँ पे जाम हो सकता है। तो उस प्लम्बर को आप जब बुलाते हैं तो आराम से जो है घर के प्लम्बिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम उसको ठीक कर देता है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस इस देश में महती भूमिका निभाई है। बहुत सारी चीजों को लेकर के आप इसको एक रूढ़िवादी देश भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को लेकर के आप कहेंगे कि ये बड़ा सहिष्णु राष्ट्र है और इसमें प्रगतिशीलता है और इसका इतिहास जो है वो गौरवशाली भी है। तो इसकी जो खासियत है, आजादी के आंदोलन में अलग एक होगा, बराबर होगा, ये अपने आप में बड़ी क्रांतिकारी चीज थी और यही वो चीज थी शुरू हुआ। नहीं तो कौन हेलीकॉप्टर से जो है नीचे उतर करके किसी गरीब बस्ती में जाता वोट मांगने के लिए, अगर अमीर और गरीब का वोट बराबर नहीं होता तो। या महिलाओं को लेकर के जो एक विचारधारा, और आप लेफ्ट बोल रहे हैं, लेफ्ट जब हम बोलते हैं तो उसका एक ब्रॉडर सेंस है। ये ना हम लोग जनरल टर्म कई बार यूज कर लेते हैं। मैंने पीएचडी की है सर, 2018 मैंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया है, तो आप या ऑल ऑपोजिशन में सिर्फ यूके होगा। मैं बोलूं, एक तो जो है मुझे ना बार बार ये पूछा जाता है, मोदी जी का विकल्प क्या होगा? कोरोना का विकल्प ढूंढे कि टीका ढूंढे? आपको जो मन है सो बोलिए, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी भी समस्या का इलाज होता है, विकल्प नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि ये समस्या है देश के लिए, ये समस्या मैं देश के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ, ये रिजीम पहली बार दुनिया में लोकतंत्र के रास्ते से वोट लेकर के एक तानाशाह गद्दी पर बैठा है। मैं अभी एग्जांपल दूं, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? आप याद कीजिए जब पुलवामा का अटैक हुआ था, मोदी जी फोटो खिंचा रहे थे। कल की बात मैं कर रहा हूं, लोग परेशान थे, कुछ वीडियो नहीं पता चल रहा था, कुछ विजुअल नहीं है, सही है गलत है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा था। आप इतने जहीन पत्रकार हैं, ऑफिस में आप सोच के बताइए, ऐसा पहले कब हुआ था? एक व्यक्ति कहेगा दायां तो देश को कहना पड़ेगा दायां, व्यक्ति कहेगा बायां तो देश को कहना पड़ेगा बायां। एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर योगी जी मोदी जी के कार के पीछे दौड़ रहे थे, जैसे जो है ना टेम्पल रन चल रहा, देखे कि नहीं वो वीडियो, विजुअल देखे थे? और 15-15 साल 20-20 साल के जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, माननीय हैं, सिक्योरिटी ऐसे धक्का देकर के उनको हटा देता है। देख रहे हैं आप सब कुछ, ऐसा लग रहा है कि वन मैन शो चल रहा है देश में। ये कैसे हो गया? केंद्र सरकार से मोदी सरकार, केंद्र सरकार है ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बात है ना, केंद्र सरकार है ना, और उसके तर्ज पे पूरे देश में हो रहा है। दीदी सरकार, नीतीश सरकार, महाराष्ट्र में भी हुआ होगा उद्धव सरकार। तो ये पैटर्न खतरनाक है। हम खुश थे कि हमारा बेडरूम, किचन, डाइनिंग हॉल डेमोक्रेटाइज हो रहा था,
घर में रोज खाना जो है ना आपके मन से नहीं बनेगा, एक दिन श्रीमती जी के कहने से भी बनेगा। हर प्रोसेस डेमोक्रेटाइज हो रहा था, गंगा उल्टी बहने लगी, कहां से शुरू किए थे कहां पहुंचना शुरू कर दिए। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को मैं समस्या कहता हूं, और समस्या का समाधान होता है, बीमारी का विकल्प नहीं होता है, बीमारी का इलाज होता है। ये सवाल हमसे जब कोई भी पूछता है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने नेता की काबिलियत पे शक कर रहा हूं, लेकिन लड़ाई जो होगी उसका जो मुकम्मल अंजाम होगा मैं उसको देख पा रहा हूं। मेरी अपनी जितनी भी समझ है कि लड़ाई अंततः जो है ना गवर्नमेंट वर्सेस पीपल होने जा रहा है। और आप मुझे बताइए, किसान आंदोलन अभी हुआ है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? किसान था ना, एक पेशा था ना, पूरा का पूरा एक तबका था ना। और क्या नहीं कहा गया? बोलिए, आपके व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया होगा कि कुछ किसान हैं, तो कुछ किसान से जो है इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट डर गई। कुछ किसान से, कुछ किसान को नहीं समझा पाए। वो कुछ किसान खालिस्तानी भी कहे गए, तो क्या खालिस्तानियों से घबरा गया 56 इंच? आप वो सारे सवाल और वो सारा नैरेटिव, उसके सब कॉन्टेक्स्ट को जो है जब आप डीकंस्ट्रक्ट करेंगे तो बहुत चिंताजनक सिचुएशन में आप पहुंचेंगे कि चुनाव और चुनाव के माध्यम से तानाशाह, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ था। विकल्प 135 करोड़ जनता है, कौन उसको इकट्ठा करेगी बिना किसी दुविधा के? मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी अपनी कमजोर स्थिति में भी। और मैं आपने दीदी का नाम लिया, मैं दीदी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी अपोजिशन के लीडर का विरोध नहीं कर रहा हूं। देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। चाइना है क्या? भारत है ना, ये वहां एक पार्टी है, हमारे यहाँ है सैकड़ों पार्टी। यही हमारी खासियत है, हमारी डेमोक्रेसी की खासियत है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, और हर पार्टी को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर पार्टी चाहती है कि वो जीते, उसका मुख्यमंत्री बने, उसका प्रधानमंत्री बने, ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है। इस आधार पे मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर प्रेगमेटिकली आप चीजों को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो जब कहा जा रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल भी कुछ नहीं है, कोई भी पार्टी ज्यादा से ज्यादा एक राज्य में सरकार चला रही है। जब आप कहते हैं कि कांग्रेस एकदम कमजोर है, तब भी वो एक से ज्यादा राज्यों में सरकार चला रही है। जब आप कह रहे हैं वो एकदम कमजोर है, किसी एक स्टेट को, मान लीजिए महाराष्ट्र में कोई एक पार्टी 45 का 45 एमपी जीत जाए 100%, ऐसा आपको होते हुए दिखता है क्या कि 45 का 45 को एक पार्टी जीत जाएगी? या बंगाल में 42 का 42 मान लीजिए कोई एक पार्टी जीत जाए, बिहार में 40 का 40 को एक पार्टी जीत जाए, तब भी कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश, चाहिए नेहरू जी को धन्यवाद, दूसरे देश मोदी जी के ही फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, वो चाय बेचे, हालांकि कोई ड्रेस नहीं मिलता है, बेचते तो उनको हम रेलवे देख रहे हैं, ठीक है। तो उनके फेस वैल्यू को ही अगर ले लें कि अगर चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन, पोस्ट चाहेगी, प्रधानमंत्री का पोस्ट चाहेगी, वो चाहे, लेकिन जनता के हक और अधिकार की रक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, और जो बुनियादी सवाल है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, भाजपा के सामने मुकम्मल तरीके से अगर कोई पार्टी लड़ सकती है, 135 करोड़ जनता जो है, रेवोल्यूशन के रोमांटिसिज्म की बू आती है। रोमांटिक होना कोई खराब बात थोड़ी है, लेकिन मैं रोमांटिसिज्म के आधार पे ये बात नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रैग्मेटिक आंसर किया हूं। मैंने सीट वाइज बताया है कि महाराष्ट्र में पार्टी ए पूरा का पूरा 45 सीट जिता दीजिए, महाराष्ट्र के बाहर वो है क्या? बंगाल में किसी पार्टी को पूरा का पूरा 42 सीट दे दीजिए, बंगाल के बाहर वो है क्या? और कोई भी पार्टी भाजपा के खिलाफ जो अपने आप को कह रही है कि वो सबसे मजबूत विपक्ष है, एक स्टेट से बाहर वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वो बाहर नहीं होगी, ऐसा नहीं है, वो बाहर जाएं, लड़ें, जीते, वो सबसे बड़ी विपक्ष बन जाए, शुभकामनाएं हैं हमारी। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती है, ये एक प्रोपेगेंडा है। और मैं ज्यादा पीछे नहीं ले जा रहा हूं, 90 के बाद का सिचुएशन आप देख लीजिए, जब सीताराम केसरी प्रेसिडेंट बने, ऐसा कैंपेन था कि कांग्रेस तो खत्म हो गई, अब तो कांग्रेस उठने ही वाली नहीं है। 10 साल सरकार चलाई है, यूपीए 1, यूपीए 2, और सक्सेसफुल तरीके से चलाई है। और उस सरकार के खिलाफ जितना कुछ किया गया था, आज वो सारा सच हमारे सामने है। बड़े आदरणीय है, पता नहीं कहां है, ठीक है। उसके बाद 2G पे विनोद राय जो है वो माफी मांग ली है,
एस्टिमेट है कि इतना मतलब घोटाला हो सकता है, हुआ होगा, इस आधार पे जो है सरकार चलती है। और अभी खुल्लम का दोस्त है बैंक का, पब्लिक में हजारों करोड़ लेकर के भाग गए। वो पैसा किसका है? इस देश के आम लोगों का है। और कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। और अपनी जो मेरी बुद्धि है, आपको हो सकता है उसमें बेवकूफी ना व्यक्ति, आप अपने जीवन में इस तरह की चीजों से अलग रखते हैं और किसी के साथ गलत होता है तो उसके साथ उसके न्याय के लिए आप खड़े होते हैं। दूसरा होता है कि नीति के तौर पे, समाज के तौर पे, समूह के तौर पे। और मुझे लगता है कि महिलाओं के सवाल को महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में भी जो कांग्रेस है वो शिवसेना के साथ टाई अप कर सकती है, ऐसे प्रयास कर रहे हैं दिल्ली में। किस तरह देखते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद में भी जो पार्टियां साथ में आ रही है और साथ में चुनाव लड़ रही है, खासकर बात की जाए कांग्रेस और शिवसेना की, अपोजिट साइड। ये बड़ा सवाल है और नहीं, लेकिन नवाज उठना ज्यादा जरूरी है। अभी हमको सड़क नहीं रहने आपके लिए आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? पिछले कांग्रेस रास्ते पे आके कोई एजिटेशन क्यों नहीं कर रही? नहीं कर नहीं, कहाँ पे कर रही? नहीं महाराष्ट्र में तो है ही नहीं। देखिए अभी महंगाई को लेकर के पूरे देश में, मुझे लगता है कि फॉलो अप अगर आप नहीं ले रहे हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लीजिए। महंगाई को लेकर के डोर टू डोर कैंपेन में है कांग्रेस पार्टी और 12 तारीख को जयपुर में रैली है। पूरे देश से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। वो रैली दिल्ली में होनी थी, रामलीला मैदान में होनी थी, लेकिन सरकार ने जो है परमिशन नहीं दिया तो फिर उसको जयपुर में शिफ्ट किया गया। और बाकायदा आपको बता दें, पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक एजिटेशन कमेटी बनी है जिसका काम है लोगों के इश्यूज के ऊपर कैंपेन करना, पहले जाकर के कैंपेन करना, फिर एजिटेशन करना। और महंगाई को बहुत प्रोमिनेंट तरीके से उठाया गया है। बाकी और कोई भी जो एजिटेशन आप देश में होते हुए देखते हैं, कांग्रेस पार्टी उसमें अपना भूमिका निभाती है, ऐसा नहीं। देखिए विपक्ष को लेकर के एक धारणा बना दी गई है कि विपक्ष कमजोर है, तो उस धारणा को हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, हम लोग बस प्रयास कर सकते हैं। और अभी महंगाई को लेकर के नेशन वाइड कैंपेन है और ये और आगे चलेगा, इसको और बढ़ाया जाएगा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट को, महंगाई के बाद तुरंत बाद जो है हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पे जो है अपने कार्यक्रम बनाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी ऑनलाइन कैंपेन अनएम्प्लॉयमेंट पे लगातार चल रहा है। आप लोग अगर नोटिस किए होंगे, ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के लगातार ऑनलाइन कैंपेन किया गया और अभी सरकार प्रेशर में आकर के फरवरी में उसका डेट देती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, इन सारे सवालों पर डोर टू डोर कैंपेन करना, पद यात्रा करना, गोष्ठियां, सेमिनार आयोजित करना, रैलियां आयोजित करना, धरने प्रदर्शन का आयोजन, ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी विपक्ष की कमजोरी के बारे में बात कर इनका बारी विपक्ष की कमजोरी के बारे में बात कर रहे हैं आप। 2 साल हो गए अभी आप युवा नेता है उस पक्ष के, तो कांग्रेस को पूरा कार्य के लिए अध्यक्ष भी अभी तक नहीं हो रहा है, एक कमजोरी नहीं है? देखिए हर पार्टी का अपना एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस होता है, ठीक है। हालांकि परसेप्शन देश में यही है कि कांग्रेस पार्टी में जो है अध्यक्ष नहीं चुना जाता है, लेकिन रियलिटी है कि अध्यक्ष चुना जाता है। तो जब राहुल जी अध्यक्ष थे, जब 19 में पार्टी की हार हुई, तो उस हार की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने उस पद से अपने आप को इस्तीफा दे दिया। बाद में जो है अभी उसको जो है सोनिया जी ने जो है उस जिम्मेवारी को लिया है। सवाल यही है, 2.5 साल हो गए, अध्यक्ष क्यों नहीं मिल रहा है? तो चुनाव होगा ना सर, आपका अभी हम प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं, आपका चुनाव होगा क्या? अनअपोज तरीके से हुआ ना, उधर अनअपोज भी नहीं हो रहा है ना? नहीं तो होगा ना, प्रोसेस होगा ना, अनअपोज नहीं हो सकता है। चुनाव में जाना पड़ेगा, देश भर के कार्यकर्ता वोट करेंगे। कोविड का कंपल्सन आपके ऊपर है और हमारे ऊपर नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना सर। और चुनाव होगा और फुल फ्लेज्ड अध्यक्ष होंगे। और ये मैं बोल रहा हूँ, मैं पब्लिक में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अकेले में ले जाके आपको बोल रहा हूँ। और चुनाव होगा। देखिए ये आरोप लोग लगाते हैं, उस आरोप को लगाने की अपनी वजह है, मैं उन वजहों में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये एक फैक्ट है कि इलेक्शन होता है कांग्रेस अध्यक्ष का, और एक बार इलेक्टेड अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है तो अब दोबारा इलेक्शन ही होगा। टिल द टाइम जो ऊपरी कमेटी है वो बैठ करके पोस्ट खाली नहीं रख सकते हैं।
ना। आपको क्या तो लगता है राहुल गांधी वहां होना चाहिए अध्यक्ष? आपको खुद क्या लगता इस तरीके से प्रपोजल ऑलरेडी ने प्रपोजल दिया है, एनएसवाई ने प्रपोजल दिया है, महिला कांग्रेस ने प्रपोजल दिया है, स्टेट की अलग-अलग कमेटियां प्रपोजल दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि आफ्टर इलेक्शन ये क्वेश्चन रिजॉल्व है? कांग्रेस की स्टेट की बात कर रही है, इसलिए मैंने पूछा कि G23 वाले जो नेता है उसमें जो गुलाम नबी आजाद वो तो अलग होने जा रहे हैं और वो मेन स्ट्रीम में कब आएंगे? उसका रोक लीजिएगा। आपका बेटा कल आपसे अलग हो जाएगा, शादी करेगा और अलग चूल्हा जलाने लगेगा। ये तो नियति है ना। कांग्रेस के साथ ये पहली बार हुआ है क्या? जेपी अलग हो गए थे, पवार साहब अलग हो गए, ममता बनर्जी अलग हो गई, होते रहते हैं। कहना मेरा क्या है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है मूल रूप से वो पार्टी है जो पार्टी इस देश को आजादी के आंदोलन में लीड की है। इस देश के संविधान और उसके जो मूल्य हैं, अलग अलग जो राजनीतिक धाराएं हैं, उसका जो प्रतिनिधित्व है, वो जो विविधता में एकता है, उसके महत्व को समझने वाली पार्टी। इस पार्टी में वो क्षमता है कि वो देश को लीड कर सकती है और उस ट्रैक पे रह सकती है जो ट्रैक हमारे देश के गौरवशाली इतिहास का ट्रैक है, जिससे हम बेहतर वर्तमान से बेहतर फ्यूचर की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। ये पॉइंट है। बाकी क्रिटिसिज्म और को देखिए, कांग्रेस, क्रिकेट, ठीक है, और सिनेमा, ये तीन ऐसी चीज है ना कि भारत में इसका हर कोई एक्सपर्ट है। किसी से भी पूछ लीजिए, कांग्रेस इतनी सर्वसुलभ पार्टी है कि इसका हर कोई एक्सपर्ट है, क्योंकि ये इतना ओपन है। मैं सवाल मुझे पूछ करके बता दीजिए, मैं आपके लिए, आप पत्रकार है ना, अगली बार कोई भाजपा का नेता होगा तो पूछिएगा कि इनके कैबिनेट में अगर एम्स नहीं होगा तो देखिए, सोशल मीडिया आज का हमारा रियलिटी है और टेक्नोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो ये उसके एवोल्यूशन में जो है नेक्स्ट स्टेप है। तो सोशल मीडिया से तो आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं, या ये आप फैक्ट नहीं डिनाई कर सकते हैं कि वो आज एक इम्पोर्टेंट